हेलो फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या कवर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो एक क्लास तो नहीं, बट एक यूट्यूब पे एक मैंने अपना एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी कि इकोनॉमिक्स का जो मेन प्रॉब्लम है वो उसकी प्रॉब्लम है स्केर्सिटी, क्योंकि चीज़ें स्केर्स हैं इसलिए सारी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स का जन्म उसी से हुआ है। उसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लो अगर आपको किसी हेलीकॉप्टर से एक टापू पे उतार दिया जाए और वहाँ पर आपको ये कहा जाए कि आप अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि वो जो टापू है या जो वो आइलैंड है वहाँ पर सेल्फ सफिशेंसी होगी प्रोडक्शन की, क्या हम सारी चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर के लोगों के साथ कुछ चीज़ें मंगानी पड़ें। तो ये एक बेसिक सा एक एग्ज़ाम्पल है जिससे हमने ये समझने की कोशिश की कि इकोनॉमिक्स का जन्म क्यों होता है। क्योंकि दुनिया में जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हमारी डिमांड हैं या जो हमारी वांट्स हैं, वो और जो रिसोर्सेज हैं उन वांट्स को पूरा करने के लिए वो सीमित है। और सीमित होने के कारण फिर ये आ जाता है कि किसकी कितनी ज़रूरत पूरी की जाए, किसकी कितनी ज़रूरत नहीं पूरी की जाए, कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि एक तरह से इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक नई तरह की चीज़ों ने जन्म लिया। तो मान लो हम देखें कि इकोनॉमिक्स में इसके दो लगभग जो स्ट्रीम्स हैं या जो भाग हैं वो बताए जाते हैं। एक है, आप सबने सुना होगा, आप सब 12वीं क्लास के छात्र हैं तो आप सबने पढ़ा होगा ये सब। तो और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है, आज के जो हमारा ये सेशन है इसमें कोशिश करेंगे समझने की। और मेरी आपसे विनती है कि आप इसको ऐसे समझें कि ये बहुत आसान चीज़ है। आसान इसलिए कि ये हमारी डेली रूटीन की चीज़ है। हम रोज़ ये सुनते हैं कि आज ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, या अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, या किसी और कारण से जीडीपी की ग्रोथ रेट ये है। जैसे अभी लगातार ये समाचार आ रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जीडीपी की ग्रोथ रेट है लगभग वो 3.2% है, और जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो हम सबको उससे काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 7.2% के आसपास। लेकिन ये सब कैसे कैलकुलेट होती है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो दो एरिया हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमें एक्चुअली बताते हैं कि इकोनॉमिक्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, क्योंकि चीज़ें स्केयर्स हैं तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कोई जो हमारी जो डेली बेसिस पे जो हम हमारे पास जो पैसा है उसको कैसे खर्च किया जाए, कौन कितना पैसा खर्च करेगा, कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन देश में हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, और उसको हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि हम डिमांड पैदा कर रहे हैं। कंज्यूम करने का मतलब है डिमांड पैदा करना, और प्रोडक्शन का मतलब है कि आप उसकी सप्लाई पैदा कर रहे हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम लगभग ऐसा मान लीजिए कि हम तीन चीज़ों के बारे में इसकी स्टडी करते हैं। पहली चीज़ क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हमारी जो हम सबको अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ ज़रूरत होती है। तो जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां हैं या कपड़े हैं या और कोई इस तरह की खाने की चीज़ है, तो बेसिक चीज़ है वो फूड और क्लोथिंग जो है वो बेसिक चीज़ मानी जाती है। तो उसके हिसाब से अगर हम कहें तो कितना क्लोथ और कितना फूड पैदा किया जाए ये हमारी डिमांड पे डिपेंड करता है। तो इसको मैं लिखूं सबसे पहले कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि अगर
चीज़ें इतनी मात्रा में उपलब्ध होती कि जितनी भी सप्लाई, जितनी भी डिमांड आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हमें डिमांड पूरी करनी है। अब डिमांड जितनी भी मात्रा में पूरी करनी है, उसके लिए हमें कितनी, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में प्रोड्यूस की जाए, ये हमें देखना पड़ता है। फिर दूसरी बात आती है कि ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन हमें ये तो पता नहीं उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि साधन कौन कौन से हमारे पास। साधन हमारे पास जो होते हैं मेनली, वो हमारे पास लैंड होती है, लेबर होती है और कैपिटल, तीन मुख्य रूप से हम साधन यूज करते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये भी एक सवाल है, और ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मेजर हिस्सा है। तो दूसरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस हमने आगे देखेंगे कि इसके लिए मतलब बहुत आसान तरीके हैं आजकल। इसमें डायग्राम से भी पता लग जाता है, इसमें बेसिक समझ से भी पता लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो तीसरी चीज़ है वो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस की जाए। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये हुआ कि जिसके पास पैसा होगा उसी के लिए तो प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस की जाए, इसके पास पैसा होना चाहिए, और ये क्या चाहिए इसको, वो इससे रिलेटेड है। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब आप जैसे जैसे कोई चीज़ आप उपभोग करते हैं, तो उपभोग करने से पहले आपकी कोई आमदनी होनी चाहिए, यानी आपकी कोई जो साधन है व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे मैंने बताया कि आप लैंड है, लेबर है या कैपिटल है, आप इनमें से किसी एक चीज़ का हिस्सा हैं। मान लो आप स्किल्ड लेबर हैं और आप व्हाट टू प्रोड्यूस का व्हाट टू प्रोड्यूस का एक हिस्सा है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है। ये दोनों एक हो गए व्हाट टू प्रोड्यूस। ये फॉर होम टू प्रोड्यूस आएगा, ये फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस आएगा, ये व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं होगा, ये हाउ टू प्रोड्यूस होगा, यानी कि प्रोड्यूस कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तो उसके अंदर लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीन चीज़ें जो है मुख्य रूप से उपयोग होती हैं, और इसमें ये देखा जाता है कि किस तकनीक से हम कितना पैदा करें ताकि जिसने डिमांड की है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके। तो ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है। मुख्य रूप से मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप देखिए क्या है, क्या मुख्य चीज़। हम रोज़ जीडीपी का नाम लेते हैं, हम सुनते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, फिर हम सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब होता क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस वैसे तो सभी के लिए प्रोड्यूस करना है, लेकिन समझने के लिए हमने मान लिया कि हम इस समय अच्छी तरह समझने के लिए हम सिर्फ एक आदमी की बात कर रहे हैं जिसकी कुछ इनकम है, वो कहीं काम करता है, ठीक है, और उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, और सैलरी जो सैलरी मिलती है उससे वो डिमांड पैदा करता है, और जो डिमांड पैदा होती है उससे उसकी उपभोग, उस चीज़ का वो उपभोग होता है। तो ये जो चीज़ है माइक्रो वाली, ये इंडिविजुअल लेवल पर, एक व्यक्ति के स्तर पर हम बात कर रहे हैं। इसको हम देश के स्तर पर बात नहीं कर रहे, एक व्यक्ति के स्तर पर बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति के स्तर पर जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें जो मुख्य रूप से हमने देखना है कि ये माइक्रो है, और व्हाट वी कैन से एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मोटा मोटा हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, और हम उसको समझने के लिए ये मान के चल रहे हैं कि उसकी इनकम है, वो डिमांड पैदा कर सकता है, वो खुद एक उसका हिस्सा है इकोनॉमी का, जिसमें कि वो कहीं जाकर या तो वो लेबर है या कैपिटल है या उसके पास लैंड है जिसका ये सहयोग हाउ टू प्रोड्यूस में लगाता है वो। और जो तीसरी बात है, क्योंकि उसके पास पैसा है तो इसलिए वो डिमांड कर सकता है, इसलिए हम उसके लिए ये चीज़ पैदा करेंगे।
अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो प्रोडक्शन वाला जो मामला है, हमें जो प्रोडक्शन करना पड़ता है, द मेन रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी are not in infinite supply. They have scarcity of the goods. As a result of that, they have to decide that what to produce, for whom to produce, and how to produce. These three basic questions they have to address. So in order to understand microeconomics, we just need to concentrate that microeconomics basically replies to these three basic questions. अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम बड़े लेवल पर जोड़ दें, यानी कि यहाँ तो इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अगर हम ये कहें कि ये सब चीज़ें जो इंडिविजुअल की बजाय अगर पूरी इकोनॉमी यानी कि पूरे देश के बारे में बात करें, यानी इंडिया के बारे में जैसे हम बात करें, अब व्हाट टू प्रोड्यूस इंडिया के बारे में बात करें, कितना प्रोड्यूस हुआ, तो वो क्या होगा आगे चल के समझेंगे, बट वो जीडीपी का फॉर्म ले लेता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो एक हिस्सा बन जाता है। अब क्या होता है, अगर हाउ टू प्रोड्यूस हमारी जो टेक्निक है या जिस तरीके से हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो बहुत एफिशिएंट नहीं है और महंगी पड़ रही है हमें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो हमें इन्फ्लेशन हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये देखिए ये आपस में लिंक्ड है, लेकिन यहाँ हम पूरे देश की बात कर रहे हैं और यहाँ हम इंडिविजुअल की बात करें, तो इन सभी इंडिविजुअल को मिला के एक एग्रीगेटेड सिचुएशन आती है, जो सबको जोड़ने के बाद जो सिचुएशन आती है वो ये बनती है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम स्लाइड्स के थ्रू भी देख लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक, ये मैंने इसलिए बैकग्राउंड बनाई ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, मतलब इसमें कुछ ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि जिसको हम एक बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा आता है, मैं कुछ चीज़ खरीद सकता हूँ। अब मैं क्या चीज़ खरीदूंगा, जो प्रोड्यूस होगी। अब मैं प्रोड्यूस भी करूँगा, क्योंकि मैं पैसा तो मेरे पास तभी आएगा ना जब मैं प्रोड्यूस करूँगा। अगर मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूँगा, जहाँ कहीं काम ही नहीं करूँगा, तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरे पास पैसा है, मुझे कोई चीज़ चाहिए, अब वो कैसे प्रोड्यूस करना है ये साधनों पे डिपेंड करता है। कोई मैनुअल वर्क हो सकता है, कोई दूसरे तरह का वर्क हो सकता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि क्या है ये सारी कहानी क्या है। अब जैसे कि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्यों डिसीजन लेने पड़ते हैं? क्योंकि चीज़ें इतनी मात्रा में उपलब्ध हैं कि वो सबको जितनी उनको चाहिए उतनी नहीं दी जा सकती, उससे कम दी जा सकती। इसलिए हमें हर समय डिसीजन लेने पड़ते हैं। किसके बारे में? इंडिविजुअल्स के बारे में। अब आपको पता है कि जैसे हाउ टू प्रोड्यूस में बिजनेस भी आ जाते हैं, बिजनेस के बारे में। अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या कोई और प्रॉब्लम होगी तो वहाँ गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड है या कोई इस तरह की और चीज़ है जिसमें एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हैं, तो फिर हमें कंट्रीज़ के बारे में भी, किस कंट्री को हम कितना एक्सपोर्ट करें, वहाँ से कितना मंगवाएं, इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो हमें डिसीजन किस चीज़ के बारे में लेना पड़ते हैं? अब ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको दिमाग में रखना है, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने बताया कि कंजम्पशन जो है वो डिमांड पे डिपेंड करता है। डिमांड किस पे डिपेंड करती है? आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम किस चीज़ पे डिपेंड करती है? आप क्या काम करते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। अगर मान लो आपके 100 रुपये इनकम है या मान लो 1 लाख रुपए इनकम है, आपने 60,000 रुपये खर्च कर दिए, 40,000 बता लिए, तो डिमांड जो है ना वो 60,000 की होगी। 40,000 जो बच गए वो प्रोडक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि आपने सेविंग कर ली है। वो तो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेगी और वो कहीं जाकर इन्वेस्ट हो जाए। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत टेक्निकल नहीं बनाना इसको, हमें सब समझ में आना चाहिए। और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कंपटीशन में वो समझ के बेसिस पे होते हैं। ख़ास तौर पे जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी समझ बढ़ेगी उस समझ से ही आपको उनको अटैम्प्ट करने का एक तरह से टेक्निक आपकी डेवलप होगी। तो वो टेक्निक हमें डेवलप करनी है अपने। इसलिए मैं इसको ना बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं करके चल रहा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे हमने माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझ लिया, हमारी समझ में आ गया। इसके बाद
आगे हम और इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, इन्फ्लेशन अच्छा है कि बुरा है, इस समय कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी, मैंने लिखा नहीं वहाँ पे, बट वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी भी बात करेंगे ना, तो वो भी देखेंगे आप। मॉनेटरी पॉलिसी, अब आप सबको पता है कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी हर 6 महीने में रिवाइज करता है, तो वो अब नॉर्मली अक्टूबर और अप्रैल वगैरह में वो करती है। फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट अपना बजट पैदा, वो देखिए ये सारी कहानी, इसलिए इन सब का रोल ये है कि ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, इसको कंट्री लेवल पे, यानी कि एग्रीगेटेड लेवल पे सब इसको कैसे इम्पैक्ट करना है। मान लो किसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, अब टैक्स लगाने के बाद क्या होता है, वो चीज़ महंगी होगी, जब वो चीज़ महंगी होगी तो वो ज़्यादा बिकेगी कम बिकेगी, वो कम बिकेगी, कम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे ये हम पढ़ेंगे, हम वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का और कंजम्पशन फंक्शन और ये सब वो सब पढ़ेंगे, तब हमें पता लगेगा वो कम क्यों बिकेगी। मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तो पता लगेगा हमें कम क्यों बिकेगी। बट इस समय आप ये देख लीजिए कि आपको मोटा मोटा ये पता है किसी चीज़ पे अगर टैक्स लगता है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो ये हमें समझना है। तो ये भी ये चीज़ें भी जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया कि इन सब का जोड़ जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और उसको ऐसे लिखा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट मेरी अकेले की नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री का किया जाता है। मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं कैलकुलेट होता इंडिविजुअल लेवल पे, कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है वो देखा जाता है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली आपने मैक्रो और माइक्रो समझ लिया। अब हम बता रहे हैं कि कौन कौन से हमें डिसीजन लेने होते हैं। क्यों लेने होते हैं डिसीजन? क्योंकि चीज़ें बहुत स्केर्स हैं, वो अपना इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि वो हर आदमी को जितनी उसकी डिमांड है उसके हिसाब से उसको दिया जा सके। तो ये डिसीजन इकोनॉमिक एनालिसिस में लिए जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी कि बेसिकली इकोनॉमिक्स में इस तरह के डिसीजन होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका आपको डिफरेंस पता लग गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब प्रोडक्शन डिसीजन इन इकोनॉमिक्स, मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए वो कैसे लेते हैं, हाउ मच द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में डिमांड के बेसिस पे होती है, कितनी प्रोड्यूस करनी है ये डिमांड पे डिपेंड करता है। ज़्यादा डिमांड है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे साधन इसको अलाउ करते हैं। कम डिमांड है तो उसको कम प्रोड्यूस करेंगे। फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब हमें एक चीज़ नहीं पैदा करनी, हमें कपड़ा भी पैदा करना है और हमें शेल्टर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन मकान की भी करनी है, या फूड की भी। कपड़ा और फूड की बात जनरली इकोनॉमिक्स में एग्जांपल फूड एंड क्लोथ्स से दिया जाता है, क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और इसको थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी आपने डायग्राम वगैरह देखे होंगे ना, तो उसके ऊपर एक एक्सिस के ऊपर क्लॉथ लिखा होगा, एक पे फूड लिखा होगा, और फिर आपको समझाएंगे कि ये जो है फूड ज़्यादा चाहिए इसको या कपड़ा ज़्यादा, यानी वो ऐसे चलता है। चलेगा कैसे वो, थोड़ा मैं आप कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें डाल देता हूँ। अब ये हमें प्रोडक्शन का डिसीजन ले रहे हैं हम, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया क्लॉथ लिया, यहाँ पे हमने मान लिया फूड लिया। अब ऐसे मान लेते हैं कि ये 10 क्वांटिटी है और ये 8 है, और हमारे पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। मेरी तनख्वाह है मान लीजिए 1 लाख रुपए। अब मैं चाहूँ तो 1 लाख रुपए सारा इस पे खर्च कर सकता हूँ, मैं 8 ये ले लूँ, और चाहूँ तो मैं अकेला ये ले लूँ। लेकिन मेरा अकेले फूड से या अकेले क्लोथ से बात तो नहीं, मुझे खाना भी तो चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे क्लोथ्स भी चाहिए। तो मैं ये कॉम्बिनेशन कैसे देखूं कि मुझे खाना और क्लोथ जो है वो दोनों जो है मुझे मिल जाएं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मान लीजिए मैं ये 8 यूनिट जो है वो फूड के ले लूं, और इस लेवल पे मैं अगर 8 मेरी इनकम के हिसाब से अगर 8 यूनिट जो जितना इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से मैं ये 7 यूनिट जो है वो क्लॉथ के ले सकता हूँ, या 6 यूनिट ले सकता हूँ क्लॉथ की, जो भी है मतलब इस लेवल पे। अब इस पॉइंट पे
अब मैंने ये और ये कॉम्बिनेशन ले लिया, ये डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना पड़ा। जैसे देखा ना वो जो आपने जो हमारा डिसीजन के बारे में बात कर रहे थे, तो डिसीजन के बारे में जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे इस लेवल पे कि हमें प्रोडक्शन डिसीजन कैसे लेना है। अब जैसे वो मैंने डायग्राम बनाई, वो हमारा एक प्रोडक्शन डिसीजन का एक तरीका था। वो डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आप देख पाएँ अच्छे से। ये इकॉनमी में मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसमें इस लेवल पे क्लोथ है और इस लेवल पे फूड है। या तो मैं जितना मेरे साधन है उसके हिसाब से या तो मैं सारा खर्चा फूड पे कर दूं या सारा खर्चा क्लोथ्स पे कर दूं, या इनमें से कोई कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन में ले सकता हूं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है मैं इसका अभी नाम नहीं दे रहा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़, अब इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे नंबर हैं क्लोथ्स के, यहाँ पे फूड के हैं, और ये हमारे साधन है इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के। ठीक है, इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर मान लो हमें इसकी 1 यूनिट कम की है तो इसकी 1 यूनिट बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो सेक्रीफाइस है, इसमें लेवल में चेंज आता रहता है। ये मैं आगे जाके इंट्रोड्यूस करूँगा, आपको बताऊँगा कि जैसे जो नेक्स्ट यूनिट आप लेते हैं तो उसके लिए आपको उसका ज़्यादा चीज़ देनी पड़ती है उसके लिए। तो ये जो उसका सेक्रीफाइस है या उसके लिए जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है प्रोडक्शन डिसीजन में आने के लिए, तो वो हमें आगे चल के मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो प्रोडक्शन में मैं क्या क्या डिसीजन लिए, हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिसीजन लिया, फिर हमें टेक्निक का भी लेना पड़ेगा। अब ये हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हूँ, मान लो मैंने बेकरी खोल ली है, बेकरी की मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, तो होगा क्या, मैं यहाँ नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ कहीं प्रोड्यूस करूँगा, यानी इनएफिशिएंट हो जाऊँगा मैं, मतलब मेरे पास मैं कम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ वो ऐसे आएगी। यानी कि साधन तो है मेरे पास लेकिन साधन एफिशिएंट नहीं है। तो ये जो टेक्निक है, कभी आपने देखा होगा कि अचानक से क्या हुआ कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मान लो अहमदाबाद से और बॉम्बे का रास्ता है, अब जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी, नई टेक्निक है वो, अभी हमारे 8-10 घंटे लगते हैं, बुलेट ट्रेन 3-4 घंटे में पहुंचा देगी। तो आपका हुआ क्या, कितने घंटे बच गए, एफिशिएंसी बढ़ गई और आपके टाइम बच गया। उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो आप, तो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाती है इधर। यानी कि आपने कौन सी टेक्निक यूज़ की, उससे आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल इन फर्म्स, अब ये भी डिसाइड करना पड़ता है हमें कितने लोग चाहिए। टेक्निक जिस हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं, हमें उसी हिसाब से उसी मात्रा में हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब डिसीजन हमें प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेने पड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूसरा जो प्रोडक्शन का हो गया, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यानी कि मेरी कितनी डिमांड है, मेरे पास कितना पैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमें लेना पड़ता है कि मुझे क्या, हाउ टू, लोग कैसे पैसा खर्च करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं, ठीक है, मैं सारा एक तरह से अगर मैं आईफोन लेके बैठ गया और मेरा महीने की तनख्वाह उस पर खर्च हो गई तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दूंगा, और टैक्सेस लगाने से क्या होता है, वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो मैं खर्च करने से पहले सोचूंगा उस पर कि मैं इस पर खर्च करूँ कि ना करूँ। खर्च करने का मतलब ये हुआ कि मुझे इस पर, मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो सरकार जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, जो माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है कंजम्पशन से रिलेटेड, वो आपको, आपका जो पैटर्न है कैसे इसका आपको खर्च करना है, वो उसको डिसाइड करती है। कंजम्पशन पैटर्न को कैसे खर्च करें और किस तरह का कंजम्पशन हो। मान लो कई बार ऐसा होता है कि
किसी चीज़ को न्यूट्रिशन की कोई चीज़ है और किसी चीज़ की कमी अगर सरकार ने फील की तो उसको वो पैटर्न को चेंज करने के लिए टैक्सेस उस पर क्या करती है, कम कर देती है। बढ़ाएगी तो मैंने बताया ना डिमांड कम हो जाएगी, कम करेगी तो लोग ज़्यादा खाएंगे उसको। तो ये चीज़ दिमाग में हमें रखनी है। फिर हम कंजम्पशन में किस चीज़ को बढ़ावा दें, प्राइसेस, एडवर्टाइजमेंट और दूसरे को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए ये डिसीजन हमें किसी भी फॉर्म में लेने पड़ते हैं या किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लेने पड़ते हैं। और कंजम्पशन में भी ये डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं कि प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट है, एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट है और दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे खाने के डिसीजन के ऊपर, कंजम्पशन के डिसीजन। तो अभी तक हमने देखा, मैंने शुरू में भी बताया था आपको ये बात कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेलिंग अबाउट स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, हम ह्यूमन की जो डिमांड है उसको मैच नहीं कर सकते। तो एक्सेस ऑफ ह्यूमन वांट्स ओवर व्हाट कैन बी प्रोड्यूस, ये हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पार्ट है, स्केर्सिटी का पार्ट है। ये मैं बार बार, अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीज़न है। तो ये हमें दिमाग में रखना है। स्केर्सिटी क्यों होती है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कैपिटल लिमिटेड है, हमारे पास लेबर लिमिटेड है, प्रोडक्टिव लेबर लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। नई टेक्नोलॉजी करनी है तो R&D पे खर्च करना पड़ता है, तभी नई टेक्नोलॉजी आएगी। आप सबको पता है कि AI के आने से एक अलग तरह के डिफरेंट सेक्टर्स की कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन AI पे खर्चा कितना हुआ है ये आप सबको पता है। तो किसी भी चीज़ में क्योंकि वो लिमिटेड है और इसलिए क्योंकि उसकी स्केर्सिटी है, क्योंकि वो लिमिटेड है, तो ये हमें दिमाग में रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम बढ़ा नहीं सकते उनको। मैन्युफैक्चर्ड रिसोर्सेज, कैपिटल वगैरह, ये सब लिमिटेड होने के कारण इनकी स्केर्सिटी है। इनकी स्केर्सिटी का मतलब देखो सिंपल मतलब है डिमांड सप्लाई का गैप। चीज़ों की डिमांड अनलिमिटेड है और सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए हमें ये स्टडी करना पड़ता है इकोनॉमिक्स में क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब इन चीज़ों को रीअलोकेट करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस चीज़ को हमें बढ़ावा देना है। अगर हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर लोग पैसा खर्च करें, तो हम अपनी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरह के चेंजेस लेके आते हैं जिससे कि ज़रूरी चीज़ों को बढ़ावा मिले। तो हमें अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको आज के बाद हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं ये चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ह्यूमन जो वांट्स हैं उनको लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा किया जाए। अब हमने देखा कि जो अनलिमिटेड वांट्स हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लिमिटेड हैं और लिमिटेड वर्क फोर्स है, लैंड लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको इतना जुडिशियसली यूज़ करना है ताकि इसका जो मैंने जो दिखाया था ना वो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ये वाली चीज़ इन्हीं से बनती है। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, वर्क फोर्स लिमिटेड है, लिमिटेड एरिया एंड रॉ मटेरियल है, तो ये चीज़ इसकी जो कर्व है ना वो इससे बनती है। क्योंकि ये लिमिटेड है तो या तो हम ये दो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये खाली एक कर सकते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे क्लोथ्स मैंने लिखा था सिंपल उसके लिए, और यहाँ पे मैंने लिखा था फूड। तो या तो हम इतना कर लें या इतना कर लें या इनका कोई कॉम्बिनेशन कर लें। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ये हम असल में ये नहीं होता, ये हम सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं आपको। असल में क्या होता है, ये देश के बारे में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो पता लगा ये जो इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेटेड डिमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन सब को जोड़ के जो डिमांड बनती है उसके बारे में जब बात करेंगे तो ये फिर एक कंट्री के बारे में आ जाएगा। वो थोड़ा सा आगे चल के जब हम दूसरे ISLM और इस तरह की चीज़ों थोड़ी सी
जो इन्फोग्राफी है इकोनॉमिक्स की उसके हिसाब से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आगे चलते हैं, ये हम बार बार यही चीज़ हमने पढ़ ली है। अब ये आइडिया आपको मैंने ये बार बार 4 स्लाइड्स में स्केर्सिटी में लिखता जा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, द रूट काज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज स्केर्सिटी। अगर स्केर्सिटी नहीं है तो फिर कोई कहानी नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं पड़ेगा। मुझे इतने 10 ये चीज़ चाहिए, मैं 10 ले लूँगा, मुझे 20 चाहिए तो मुझे 20 मिल जाएंगी। प्राइस सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितनी स्केर्स। अब ये देखिए, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, डायमंड है इतना महंगा क्यों है? उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका यूसेज नहीं है सिवाय पहनने के, दिखाने के। और पानी इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि उसकी बहुत यूटिलिटी है, फिर भी वो सस्ता है। कहानी ये है कि डायमंड लिमिटेड है, स्केर्स है, और पानी अनलिमिटेड तो नहीं है बट इतना लिमिटेड नहीं है जितना डायमंड है। तो अब आप ये देखिए कि प्राइस इस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ कितनी स्केर्स है और उसकी कितनी डिमांड है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने ये दिमाग में बिठा लिया कि डायमंड और वाटर वाला एग्जांपल आपने ले लिया तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें एक ही चीज़ चाहिए, मान लो उसका प्राइस पे कम ज़्यादा भी हो जाए। बस फ्रिज है, हमने एक फैमिली में एक ही चाहिए, एक बार ले लिया 10 साल 15 साल के लिए काफ़ी है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो अलग तरह से होगी। अगर इसी तरीके से मान लो साल्ट है, अब साल्ट तो हमें रोज़ चाहिए और वो उसकी चीज़ है, उसका प्राइस बढ़ भी जाए तब भी हम उतना लेके आएंगे, और कम हो जाए तब भी उतना लेके आएंगे। मतलब उस प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ेगा साल्ट की डिमांड सप्लाई पे, या फ्रिज की डिमांड सप्लाई का प्राइस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट मैं होता है, मैं पुरानी हो गया, मतलब सस्ता हो गया, मैं चेंज कर लूँ, बट जितना सॉल्ट बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो मान लो फ्रिज बहुत महंगा हो गया तो फिर मैं उसको मैं इतना जल्दी चेंज नहीं करूँगा, सोचूंगा इसी से काम चल लेते हैं, चल तो रहा है ये। तो ये चीज़ें भी हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे कैसे जो है हमारे जो डेली यूसेज की चीज़ें हैं उनका इस स्केर्सिटी वाले इशू को लेके कैसे कहानी बनती है। मतलब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इकोनॉमिक्स को ना आप डेली लाइफ में देखना शुरू कीजिए, जब डेली लाइफ में देखेंगे ना आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। तो ये हमारे लिए स्केर्स चीज़ है। तो अब दूसरी बात क्या हुई, स्केर्सिटी रिक्वायर्स चॉइस टू बी मेड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, चॉइस टू बी मेड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। जैसे मैंने बताया ना, अभी ऑल्टरनेटिव बार बार एग्जांपल हम ले रहे हैं, कपड़े का और फूड का। अब अच्छे कपड़े पहनूं मैं या अच्छा खाना खाऊं या दोनों का कॉम्बिनेशन करूं, ये एक चॉइस है। तो ये जो चॉइस है ना, ये एक ऑल्टरनेटिव है मेरे सामने। अब वो ऑल्टरनेटिव क्या है, मैंने बताया, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, या खाना ना खाऊं, कपड़े पहनूं, काम नहीं चल सकता, खाना तो मुझे खाना ही पड़ेगा, या बिना कपड़ों के काम नहीं चल सकता, तो मिनिमम तो दोनों में लेना पड़ेगा। लेकिन किस पे मैं ज़्यादा खर्च करूंगा, ये मेरी हर आदमी की अलग अलग चॉइस है, और वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो इनकम पे डिपेंड करती है, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो जैसे मेरी इनकम होगी एक स्टेज के बाद, मान लो अब मेरी 1 लाख रुपए इनकम है, मैं 2 लाख रुपए कर देता हूँ, क्या मेरा खाने पे खर्चा बढ़ेगा? कम बढ़ेगा। उस टाइम मैं होटल वगैरह जाना शुरू कर दूँ, लेकिन कपड़ों पे खर्चा बढ़ जाएगा, मैं फैशन के चक्कर में पड़ जाऊँगा। फिर मैं कि चलो पहले मैं ले नहीं पाता था, अब मेरी उसमें आ गए, तो देखो कैसे डिसीजन चेंज हुआ। यानी इनकम का आपकी चॉइस पे या डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका जो इनकम लेवल बढ़ता है या कम होता है, मान लो जी मेरा किसी कारण से मैं कोविड में कुछ नहीं कर पाया, मेरी इनकम ख़त्म हो गई, तो क्या होगा? अब मैं कपड़ों में खर्च करूँगा, खाने पे? सर्वाइवल का मामला है, मैं अपने खाने में खर्च करूँगा, कपड़ों का मैं क्या करना है, घर में बैठना मुझे। तो ये जो चॉइसेस है ना, ये कैसे बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके हिसाब से चेंज होती रहती। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम समझने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सेटरस पैरिबस, यानी कि बाकी चीज़ें में कोई चेंज नहीं आया, आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तब मेरा कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, तब मैं क्या कॉम्बिनेशन लूँगा। तो वो जो हमने कर्व बताई थी, वो जो कॉम्बिनेशन और चॉइस बताई थी, वो उसके लिए मान लो मेरा प्राइस में चेंज हो गया, मान लो मेरी इनकम में चेंज हो गया, तो फिर उसका इफेक्ट पड़ता है मेरी चॉइस के ऊपर।
इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनकम इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो अलग अलग सिचुएशंस हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे चलते जाएंगे तो थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी जो एडिशनल चीज़ों को लेके हम ये कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, इनके डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज़ होती हैं, या मेरा बिहेवियर में कैसे कैसे। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें कैसे चेंज आती है अगर मेरी इनकम चेंज हो जाए। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, मैंने एग्जांपल दिया कि कोविड में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कपड़े नहीं चाहिए थे ज़्यादा, क्योंकि मुझे बाहर घर में रहने के लिए कपड़े चाहिए थे, बेसिक मिनिमम, लेकिन फूड मुझे लगातार उतना ही चाहिए जितना मैं बाहर जाता था तब चाहिए था। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं घर में बैठ के 5 स्टार का फूड खाऊंगा या बंद कर दूंगा अगर मैं। तो ये जो चॉइस है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती हैं। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस वाला जो इशू है, अगर उनमें कोई चेंज आती है तो हमारे जो चॉइस का जो कॉम्बिनेशन है क्लॉथ और फूड का, उसमें भी चेंज आ जाएगा। तो हमारी यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी कोई चेंज नहीं आया, ताकि हम थोड़ा मोटा मोटा समझ सकें कि भाई जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको उनकी कॉम्बिनेशन क्या हो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मान लिया हमने कांस्टेंट, हमने प्राइस कांस्टेंट मान लिया, हमने इनकम कांस्टेंट मान ली। तो इन चीज़ों को, जो 3 चीज़ें 4 चीज़ें हमने ये मान लिया कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो हमारा ये चॉइस होगी। तो इसको हम बोलते हैं सेटरस पैरेबस। ये इकोनॉमिक्स की टर्म है जो बार बार अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने सोचा ये चीज़ इस स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ये एक किसी भी चीज़ को जानने का ये एक थोड़ा सा आसान तरीका है कि मान लेते हैं हम, मानने में कोई हर्ज नहीं है, और मानने के बाद हमारा ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। तो लिमिटेड रिसोर्सेज स्केर्सिटी के कारण हमारी चॉइस ये है। तो हमने स्केर्सिटी रिक्वायर्ड चॉइस टू बी मेड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, डिपेंड्स ऑन सेटरस पैरेबस, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये देखिए कि अब देखिए क्या हुआ, रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, रिसोर्सेज किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इंडिविजुअल्स में कैसे करने हैं, अलग अलग स्टेट्स में कैसे करने हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे करने हैं। अब ये कंट्रीज़ कहाँ से आ गई? अब ट्रेड तो होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंडिया का वर्ल्ड में ट्रेड होता है। इंडिया की जो लगभग 1% जो जीडीपी है वो इंटरनेशनल ट्रेड में जाती है, हालांकि बहुत कम है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले, बट स्टिल हमारी एक तरह से ओपन इकोनॉमी है, वट एवर वे इट इज़, और उसमें ट्रेड भी होता है। तो ट्रेड कैसे होता है? ट्रेड ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई चीज़ सस्ती है, यूएस में वो चीज़ महंगी है, तो हमसे वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे कोई सस्ती है हम उसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, या हमारे पास है ही नहीं। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो ऐसे होते हैं ताकि हम अपने यहाँ लाके उसको और अच्छे तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग कर सकें, या उसको अच्छे तरीके से हम उसको प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ा सकें। तो ये जो कहानी है, अब मैंने यह 2 चीज़ें नई इंट्रोड्यूस कर दी कंट्रीज़ के बारे में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एंड ये आगे चल के हम सारे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, बट स्टिल अलग तरीके से यूज़ करने में, आसानी से यूज़ करने में आपको ये अच्छा पता लगेगा कि इनका हमारी ज़िंदगी में रोल क्या है। जैसे ही आपको पता लग गया ना ज़िंदगी, अब एक्सपोर्ट्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? एक्सपोर्ट्स का हमारी ज़िंदगी में ये रोल है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ सस्ती है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, इनकम बढ़ने से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी नेसेसिटी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसे ऑयल है। अब ऑयल जो है हमारे जो पूरा जो इंपोर्ट बिल है उसका एक मेजर पार्ट है। अब उसको फंड करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना पड़ेगा। अब फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ये चॉइस है, और इसका हमें डिसीजन लेना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स यानी कि हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ प्रोड्यूस की जाए या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाए। जैसे इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है मेक इन इंडिया करके।
अब मेक इन इंडिया में ये है कि आप बाहर से इनवाइट कीजिए कंट्रीज़ को, उनको कहिए कि आप यहाँ प्रोड्यूस कीजिए और फिर बाहर भेजिए या जो भी है कंट्री में दीजिए। और इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो इंसेंटिवाइज करने के लिए कि अगर आप कुछ इतना प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे, जैसे एक स्कीम है PMI का, PLI, उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी कि आप हमारे यहाँ प्रोड्यूस, हम अब ये सब हम क्यों करते हैं, ये किस चीज़ का पार्ट है, ये सब हमारी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें कि गवर्नमेंट, ये फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट, बट आरबीआई इज द मेन। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें, जैसे अब भाई हमने जो हमारा चिप्स हैं, जो इस तरह की जो कंप्यूटर में यूज़ करने वाले या जो ऑटोमेशन की चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत सारे पैसे एलोकेट किए, और उस एलोकेशन के कारण से आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ चिप्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या बढ़ने वाला है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो हमारा इंपोर्ट था वो कम होगा चिप्स का, उसमें पैसे कम खर्च होंगे, वो डिक्लाइन कर जाएगा। जब वो डिक्लाइन कर जाएगा तो ये हमने चॉइस या डिसीजन लिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का कि हमारा इंपोर्ट कम हो, ये हमने सोचा, सरकार ने सोचा। तो ये जो चीज़ है, ये जो 3 डिसीजंस हैं 1 2 3, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है ना, ये रिसोर्सेज और प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है, ये भी लिया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब कैसे कैसे लोग बिहेव करते हैं, पीपल बिहेव इन वेज दे रिफ्लेक्ट स्केर्सिटी। अब किसी को लगता है यार इस चीज़ की बहुत कमी है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास, मैं कई बार होर्डिंग भी कर लेता हूँ, या मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसको लेना पसंद करूँगा। तो ये चीज़ डिसाइड करती है वर्किंग टू प्रोड्यूस गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट कैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करती है, ये भी हमारे एक तरह से इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिक्स, अब हम तो मेजर उसमें आ गए कि इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई। इकोनॉमिक्स एक्चुअली की पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, अभी तक कहानियाँ चल रही थी सारी की सारी, बट पढ़ाई इकोनॉमिक्स की यहाँ से शुरू होती है, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई जो है वो क्या चीज़ है, हमने बताया आपको कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, प्राइसेस पर डिपेंड करती है, उसकी कितनी स्केयर्स है उस पर डिपेंड करती है, आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, सप्लाई टेक्नोलॉजी पे बहुत, मैंने वो बना के दिखाया था आपको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, जिसमें कि कैसे नई टेक्नोलॉजी आते ही वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं आपकी, वो उन्हीं रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करने, तो टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। क्लियर, इकोनॉमिक्स में आपको क्या खाना है और क्या प्रोड्यूस करना है, क्या क्या उत्पादन करना है, ये इसकी कहानी है सारी की सारी। सो वंस यू अंडरस्टैंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, you have understood the economics. Secondly, demand relates to wants, unlimited goods were free. हम अज्यूम कर रहे हैं कि related to wants, डिमांड जो है ना वो तब तक नहीं होती जब तक हमारे पास इनकम नहीं होती। जब हमारे पास इनकम आ जाती है तो हमारी वांट्स बढ़ जाती हैं, वो अनलिमिटेड है, ये दिमाग में रखना। यानी मैंने बताया कुछ चीज़ों में लिमिटेड हो सकती है, जैसे साल्ट के केस में, लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में हमारी जितनी डिमांड है वो अनलिमिटेड है। यानी अनलिमिटेड का मतलब है इन कंपैरिजन टू इट्स सप्लाई। अनलिमिटेड का ये मतलब नहीं है कि आप पानी फ्री मिल रहा है तो आप घर में सारे संसार का पानी आप, नहीं, अनलिमिटेड का मतलब है इन कंपैरिजन टू सप्लाई और इन कंपैरिजन टू लिमिटेशंस। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ जो रिलेटिव टर्म है, अनलिमिटेड इफ गुड्स वर फ्री, फ्री होगी तो मतलब अनलिमिटेड उसकी डिमांड हो सकती है, मान के चल रहे हैं। सप्लाई क्या चीज़ है, रिलेटेड टू रिसोर्सेज, हमारे जितने संसाधन हैं, मैंने बताया कौन कौन से संसाधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल,
टेक्नोलॉजी, ये 4 संसाधन हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। डिमांड में क्या पढ़ते हैं हम? डिमांड में पढ़ते हैं कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में। सप्लाई में पढ़ते हैं हम रिसोर्सिस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये है, ये दोनों मिलके हमारी डिमांड सप्लाई की कहानी को बताते हैं। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ इनमें क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और आपको समझने बहुत ज़रूरी है। अब इनको बैलेंस कैसे किया जाए? कई बार डिमांड ज़्यादा होती है, कई बार सप्लाई ज़्यादा होती है, तो बैलेंस करने का सोसाइटी का काम है या किसी भी कंट्री का, क्या किसी भी सरकार का एक काम है कि इन दोनों में बैलेंस किया जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए जितना हम खर्च कर सकते हैं उतना ही हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। कम ज़्यादा हो गया तो फिर वो इम्बैलेंस आ जाता है इकॉनमी। यानी इम्बैलेंस कैसे रिफ्लेक्ट होता है? प्राइस बढ़ जाएंगे, दैट एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जब प्राइस बढ़ जाएंगे या उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो आप उसको कम यूज़ करना शुरू करोगे। डिमांड फॉर इंडिविजुअल गुड्स मस्ट मैच सप्लाई, तभी उसका इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम करने का तरीका एक ही है, प्राइस। तो डिमांड सप्लाई जो है वो क्या डिसाइड करती है? वो प्राइस डिसाइड करती है। आपको कौन सी चीज़ कितने पैसे में मिलेगी, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई पे। हमने डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड का मतलब है कि आपकी कितनी इनकम है और आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं। सप्लाई का मतलब क्या है? क्या संसाधन है आपके पास, क्या टेक्नोलॉजी। संसाधन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम पैदा करती है। अब ये देखिए, तो डेफिनेशन देखिए आप, प्रोडक्शन की डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट टू अर्न प्रॉफिट। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, प्रॉफिट, ये मैं बताऊंगा आपको। बट प्रोडक्शन क्या है कि हम किसी चीज़ को इनपुट लगा के उससे हम कुछ आउटपुट निकाल लेते हैं। मान लो कोई हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जो भी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, आपने बहुत सारा मैंगो लिया, मैंगो का जूस निकाला, जूस में निकालने के लिए आपका क्या क्या लगा? उसमें आपका फैक्ट्री होना चाहिए, उसमें आपका पास पैसा होना चाहिए, कैपिटल, ताकि आप वो रॉ मटेरियल खरीद सको। आपके पास और क्या होना चाहिए? आपके पास लेबर होना चाहिए काम करने के लिए, और एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो सबको चला पाए। तो ये प्रॉफिट जो है ना, वो एंटरप्रेन्योर का काम है। एंटरप्रेन्योर क्यों काम करता है फैक्ट्री में, क्यों लगाता है फैक्ट्री, या कोई यूनिट क्यों चलती है? क्योंकि उसको उससे प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि प्रॉफिट मिलता है उसको उससे, इसलिए वो यूनिट चलाता है। कंजम्पशन यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स। हम ये मान के चलते हैं कि मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, तो हम मतलब की डेफिनेशन, कंजम्पशन की डेफिनेशन क्या हुई? यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारा कंजम्पशन है। जब हम ज़रूरतों को पूरा करने की बात करें तो हम मान के चलते हैं कि आपकी डिमांड है। आपकी डिमांड, हम ये मान के चलते हैं कि आपकी कुछ इनकम है। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपकी कोई डिमांड नहीं है, ये मान लीजिए। अब जितना मर्जी सोच लो कि मुझे कोई मर्सिडीज़ लेनी है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आपकी डिमांड नहीं है, वो आपकी इच्छा है। इच्छा को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के साथ साथ पैसा होके हर आदमी ये नहीं कि मर्सिडीज़ खरीद लेता है। पैसे के साथ साथ आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होने चाहिए, और उन सब के साथ साथ वो आपके प्राइस में, रेंज में आनी चाहिए, आपकी इतनी इनकम लेवल होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं तो उसका कंजम्पशन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ गया? उसमें लेबर आ गया, लैंड आ गया, कैपिटल आ गया। आपको याद रखना है ये चीज़ हमेशा। और एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टेक्नोलॉजी, जो कि मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं मैं मान रहा इसको, क्योंकि क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उनमें थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। जैसे टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इम्पैक्ट होता है ना, वो अलग तरह से होता है। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर, लैंड एंड कैपिटल है, तो मैं आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना फिर से बना के दिखाता हूँ। होता क्या है कि मान लो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिनको नहीं समझ में आया ना, तो वो थोड़ा सा रेफ़र करें, हमारा मटेरियल भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो आपको उसमें ये चीज़ें एग्जांपल लेके एक्सप्लेन की हुई हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मान लीजिए
ये मैंने बताया था कि ये हमारा क्लॉथ है और ये हमारा फूड है, ये हमारा फूड है, सॉरी ये, ठीक है। अब इनमें से कोई चेंज होता है, मान लो लेबर इनएफिशिएंट है, लैंड और कैपिटल, तो क्या होगा कि ये जो हमारे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है ना, वो इसके ऊपर ही चेंज होती जाती है। मान लो हमारी लैंड थोड़ी सी कम है, कैपिटल ज़्यादा ये है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या होता है, आपकी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है ना वो सारी की सारी यहाँ, यानी टेक्नोलॉजी से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कैपिटल की बढ़ जाती है और लैंड की भी बढ़ जाती है। लैंड की कितनी बढ़ती है डिपेंड करता है, बट टेक्नोलॉजी ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों को इम्पैक्ट करता है। तो हमारे इस पूरे प्रोसेस में तीनों को इम्पैक्ट, स्केर्सिटी इज द रूट काज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये मैं हर बार ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम इकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि चीज़ों की स्केर्सिटी है, और स्केर्सिटी का मतलब है इन कंपैरिजन टू द डिमांड, और डिमांड का मतलब है इन कंपैरिजन टू द इनकम, यानी आपकी जितनी इनकम है उसके मुकाबले में चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखें, की डेफिनेशंस, कि आपकी इकोनॉमिक्स में ये डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। अब हाउ टू एड्रेस स्केर्सिटी, अब स्केर्सिटी को एड्रेस कैसे किया जाए। देखिए अब हम धीरे 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 करके वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई का क्या रोल है हमारे जीवन में, वो कैसे हमारी पूरी इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, उसको एड्रेस कैसे करना है। डिमांड मस्ट बी curtailed और सप्लाई मस्ट बी इंक्रीज्ड, ये एक चीज़ है। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ डिमांड एंड सप्लाई एडजस्टेड टू मैच ईच अदर। अब डिमांड को कर्टेल कैसे करोगे, उसका प्राइस बढ़ा दो, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, और सप्लाई को कैसे इंक्रीज करो, नई टेक्नोलॉजी ले आओ, वो अपने आप सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें नहीं आसान नहीं है, इन सब में पैसा लगता है, टाइम लगता है। अब देखिए सप्लाई टेक्नोलॉजी आपको नहीं करनी है, इंडिया का जो R&D पे खर्च है ना इन कंपैरिजन टू चाइना वो बहुत कम है, 2%, चाइना 10% अपना GDP का खर्च करता है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी आज की तारीख में भी हम इंटरनेशनली डिपेंडेंट हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम बाहर से टेक्नोलॉजी लाए, कुछ मामलों में हमारी टेक्नोलॉजी अभी इम्प्रूव हुई है, जैसे डिफेंस हुआ या इस तरह के जो और एरियाज़ हैं, बट स्टिल मोस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा है वो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड अदर इकोनॉमीज, जिसके कारण से हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत सारे रीजन है ये इंडियन इकोनॉमिक्स में, और जब हम इन पे आएंगे तो इन पे बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं सबके। जब आप पढ़ते हैं एक तरह से करंट अफेयर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो चीज़ें बहुत काम आती हैं, आपके इंटरव्यू में हर जगह काम आएंगी। आपका कोई नया काम आपको शुरू करना है एंटरप्रेन्योरशिप, सब जगह काम आएंगी। लेकिन आज हमें कंसंट्रेट इस चीज़ पे करना है कि स्केर्सिटी वाला जो इशू है उसको कैसे हम टैकल करेंगे। तो हमने माना स्केर्सिटी, अब पढ़ाई यहाँ तक की सेंट्रल प्रॉब्लम है, लिमिटेड फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन है, मेक इट इम्पॉसिबल टू मीट ऑल ह्यूमन वांट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिमांड एक्सीड्स पोटेंशियल सप्लाई, यानी कि डिमांड जो है वो हमेशा सप्लाई से ज़्यादा रहेगी। ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। जिस दिन ये दोनों बराबर हो गई इकोनॉमिक्स ख़त्म, इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, बराबर हो गई, बराबर की जाती हैं। अगर नेचुरल तरीके से बराबर हो गई तो फिर ज़रूरत नहीं है, जितनी हमें चाहिए उतनी मिल रही है, जाओ मज़े करो। कहाँ पे बराबर होती हैं? कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में या इस तरह की कंट्री जहाँ सोशल वेलफेयर काफ़ी होता है, तो वहाँ क्या करती है सरकार, खरीदती है उनको दे देती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका प्राइस नहीं होता, उसको या तो शेडो प्राइसेस बोलते हैं, वो आगे अगले मैं बताऊंगा, या इस तरीके से आपको मिलती हैं कि उनकी आपको प्राइस जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो नहीं देनी पड़ती। तो ये हमेशा इससे ज़्यादा रहेगी, तभी हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ नेचुरल इक्विलिब्रियम। बाकी गवर्नमेंट अल्टीमेटली तो हम कर ही देते हैं ना, जो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो ये डिमांड सप्लाई फिर फाइनली बराबर हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अभी तक हमने कोशिश की कि
माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पता लग जाए, आपको पता भी लग गया होगा, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. So macroeconomics is concerned with the economy as a whole. It involves, आप ये लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये कई बार क्या होता है ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ये 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, 4 हैं. अब ये देखिए, एग्रीगेट डिमांड इन्वॉल्व्स, एग्रीगेट सप्लाई इन्वॉल्व्स. एग्रीगेट मीन्स इंडिविजुअल की हमने बात की जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. अब हम इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स को अगर जोड़ दें नेशनल लेवल पे तो वो एग्रीगेट सप्लाई डिमांड होगी. एग्रीगेट डिमांड टोटल स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट्स एंड फर्म्स. तो ये एक तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट है. ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक इट अप. बट अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या करें. स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स, मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे द्वारा जो स्पेंडिंग हुई. एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स पे जो मतलब मुझे यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है, मुझे खरीद के ही तो बाहर भेजना पड़ेगा, तो वो एक तरह से डिमांड हुई हमारी. गवर्नमेंट भी कुछ अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, उसकी भी डिमांड आती है. अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है डिमांड क्रिएट करने में. कई बार जब मंदी आती है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत पैसे खर्च करती है. जैसे कि कोविड के दौरान हुआ तो गवर्नमेंट ने बहुत ही लिबरल पॉलिसीज बना के, फिस्कल बजट में कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ा के वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई थी. तो वो डिमांड की कंट्री लेवल पे उन्होंने डिमांड को बढ़ाया था. एग्रीगेट सप्लाई टोटल नेशनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज एग्रीगेट सप्लाई. इसको हम जीडीपी भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये मुझे लगता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने ले लिए, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ये सारे कॉन्सेप्ट आने वाले लेक्चर्स में एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको बहुत क्लैरिटी हो जाए. अब व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमने देख लिया है क्या है. सिर्फ मैं रिवीजन के लिए आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ. देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. मैं हूँ, आप हैं, आप इंडिविजुअल पार्ट हैं. मैं कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर हैं, ये इंडिविजुअल पार्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम शर्ट की बात कर रहे हैं, एक शर्ट की, या खाने की, किसी पर्टिकुलर खाने की बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्रीगेट की नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है. रिसोर्सेज लाइक कार्स, बटर, क्लोथ्स एंड हेयर कट्स, यानी जो इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंडिविजुअल की, कंट्री की नहीं, इंडिविजुअल की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया. अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, नेशनल एंड इट्स ग्रोथ, जीडीपी कितना है, कितने % हो गया, सारे कैसे मेजर करते हैं जीडीपी को, इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो मैं बताऊंगा. सारा वैल्यू एडेड तरीका है और कौन कौन से तरीके हैं, कांस्टेंट और दूसरे प्राइसेस पे. रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड साइक्लिकल इंस्टेबिलिटी. बिजनेस साइकिल आते हैं. अब ये देखा होगा आजकल आपने, शेयर मार्केट कितना गिर रहा है. क्यों गिर रहा है? क्योंकि किसी एक कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं यूएस में. उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वहाँ पर लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी तरीके से जो कैपिटल होगी, जो उन्होंने यहाँ पे लगा रखी है इंडिया में, वहाँ पे उस पर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इंडिया का जो एक तरह से ये लगा लीजिए कि जो 4 साल में जो वहाँ इलेक्शन होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसका एक साइक्लिक इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है. इंडिया पे उसका एक साइक्लिक इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो वो क्या हो रहा है, यहाँ से लोग अपना पैसा निकाल के दूसरी कंट्रीज में निकाल रहे हैं. चाइना में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ये साइक्लिक हो गया. गवर्नमेंट पॉलिसीज टू डील विद, यानी कि 4 चीज़ों पे मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसंट्रेट करती है. 3 चीज़ों पे, नेशनल इनकम स्टडी करती है, रिसेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड साइक्लिक इंस्टेबिलिटी. गवर्नमेंट पॉलिसीज टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट ताकि इन चीज़ों को वो टैकल कर सके. अब ये देखिए कि साइकिल, बिजनेस साइकिल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा सा आगे का चैप्टर है, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको स्लाइड दिखा देता हूँ जिसको आप पता लगे कि बिजनेस साइकिल्स कैसे आती हैं. वो शुरू में कम होती हैं, फिर धीरे धीरे करके पीक पे चली जाती हैं, फिर रिसेशन आता है. तो ये हर 4, 5, 6 साल बाद, जैसे इंडिया में
अर्ली 90s में, 2000 लेट में, 2008 में, और फिर ये कोविड के दौरान, ये सब इस तरह के साइक्लिक सिचुएशन रही है बिजनेस की। कई बार हाई ग्रोथ पीरियड रहते हैं, कई बार ये जैसे हाई ग्रोथ पीरियड हो गए, और कई बार लो ट्रफ आ जाती है। तो इसको हम मोटा मोटा आप ये याद कर लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस तरह की साइकिल्स की स्टडी करते हैं। फिर आप देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। ओवरऑल मेरे को क्या देना पड़ेगा ये नहीं है, ओवरऑल इसका क्या प्राइस है, कंट्री लेवल पे क्या प्राइस है, एग्रीगेटेड क्या प्राइस है इसका, उस पर बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड, टोटल लेवल ऑफ स्पेंडिंग, कितना सब लोगों का खर्चा कितना कितना हुआ। एक मैंने शर्ट खरीदी, एक आपने खरीदी, कंट्री में कितने लोग हैं, 140 बिलियन जितने भी लोग हैं, उन सब की एग्रीगेटेड डिमांड शर्ट्स की कितनी है, उसको हम स्टडी करते हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या करते हैं, पूरा कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं हम प्रोडक्ट का, और सब प्रोडक्ट को अगर जोड़ लें तो वो ओवरऑल कंट्री का पूरा एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। फिर ये देखिए कि इन्फ्लेशन एंड ट्रेड डेफिसिट। इन्फ्लेशन क्या होता है, परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस, यानी कि लगातार अगर प्राइसेस में जनरली क्या होता है कि 4-5% इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली गवर्नमेंट इतना वरी नहीं करती, लेकिन वो डबल डिजिट में जब चला जाता है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं आज की तारीख में भी जहाँ पर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, जैसे लेटिन अमेरिकन काफ़ी कंट्रीज, ब्राज़ील हुआ, कोलंबिया हुआ, चिली हुआ, वो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट। उसके बहुत सारे नुकसान हैं, आपकी कंट्री जो करेंसी है वो डिवैल्यू कर जाती है, आपकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और जिसके कारण से आपका इसमें दिक्कत आती है। तो इन्फ्लेशन और ट्रेड, अब ट्रेड डेफिसिट से क्या प्रॉब्लम आती है, ट्रेड डेफिसिट जब होता है मतलब ये कि खर्चा बाहर कम भेज रहे हैं और डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट का ये मतलब है ना कि आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं बाहर से, तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, बाहर से जो कोई चीज़ आएगी तो कंपैरेटिवली महंगी पड़ेगी, तो ट्रेड डेफिसिट आपका है। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, जितना बाहर भेजते हैं अगर इंपोर्ट उससे ज़्यादा करते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इन्फ्लेशन हो गया, प्राइसेस अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो हमारा इन्फ्लेशन माना जाएगा। फिर रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये रिसेशन हमने सबने देखा कोविड के दौरान कैसे रिसेशन आया, इफ़ एग्रीगेटेड डिमांड इज़ टू लो, यानी ये देखिए कई बार डिमांड लो होना भी खतरनाक है। रिसेशन आ गया, लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे, तो वो उसके कारण से क्या होता है, रिसेशन क्या है इसकी डेफिनेशन, अ डिक्लाइन इन आउटपुट फॉर 2 और मोर क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब 3 महीने, और 2 का मतलब 6 महीने, और 2 से ज़्यादा का मतलब 6 महीने से। अगर 6 महीने से ज़्यादा लगातार आउटपुट में कमी आ जाए किसी भी कंट्री के, तो वहाँ पे उसको रिसेशन मानते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में होना है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या, कट बैक इन प्रोडक्शन एंड लैंडिंग लीडिंग टू फ्यूअर जॉब्स। जब प्रोडक्शन कम हो जाता है किसी भी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट कम होती है और किसी और कारण से कम हो जाता है, तो वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कम है। इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत श्रिंक कर गया है पिछले कुछ सालों में, जिस कारण से जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है एम्प्लॉयमेंट की, तो वो हमारा एक तरीके से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है बाकी किसी कंट्री से। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपने बात की, सबको समझ, बार 5-10 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, बट स्टिल माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे फोकस करती है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, बार बार हमने बात की, हाउ टू प्रोड्यूस शुरू में बात की, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हमने पहली 2 स्लाइड्स में ही आपको बताया था, ये जस्ट रिविजन के लिए आपके उसमें डाल दिया। की डेफिनेशन ऑफ इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या डेफिनेशन है। अब ये देखिए, आप जितना लिख लेंगे ना चीज़ों को उतना आपको उसको याद करने में आसानी होगी। तो कोशिश ये करें कि आप साथ साथ थोड़ा सा लिखते भी जाएं कि माइक्रो, ये जो डेफिनेशन इसमें बहुत सारी आई हैं वो उनको आप साथ साथ लिखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ याद रखने में उसको थोड़ा सा आसानी मिलेगी। तो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, हाउस होल्ड का मतलब आपका घर, फॉर्म, एक कंपनी या एक कोई इंडस्ट्री, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर, जिस चीज़ के लिए को पाने के लिए हमने जो चीज़ छोड़ी है वो उसकी क्या हुई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भैया मैं ये 2 शर्ट ले रहा हूँ, पैंट नहीं ले रहा, तो पैंट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ज़रूरत थी मुझे उसकी, बट मैं नहीं ले रहा, मुझे शर्ट 2 पसंद आ गई। सो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कीप इन माइंड, ये वर्ड आप याद रखना कि
कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव था उस समय, जो मेरी प्रेफरेंसेस, इनकम और चॉइसेस के हिसाब से, वो मैंने छोड़ दिया और मैंने दूसरी चीज़ ले ली या लेनी है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी शुरू में भी। और फाइनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड चॉइस, चॉइस इन्वॉल्व सेक्रीफाइस। कुछ चीज़ें छोड़ोगे तभी आप चॉइस कर सकते हो, यानी कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। समझ रहे हैं ना आप? जैसे बताया मैंने, आपने कुछ छोड़ा जो कि आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट था, आप वो करने वाले थे, आपने किया नहीं, वो उसकी कॉस्ट हो गई। और जो आपने कर लिया वो आपका एक्चुअल डिमांड हो गई। एग्जाम्पल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टन ऑफ व्हीट कुड बी 2 टन्स ऑफ बार्ले। भाई या तो मैं गेहूं उगा लूँ 1 टन, या मैं बाजरा बोलूँ जो 2 टन होगा। अगर मैं गेहूं उगाता हूँ तो 2 टन बाजरा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर काफ़ी लंबा खिंच गया और मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और आपका जो इतना समय लगा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे जो जो कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किए उनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।